ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 99। मैंने ऑटोमेटिक राइफल गोद में रख ली और दरख्त से टेक लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सुल्ताना की बेबसी का ख्याल ज़हन में यूं आया जैसे अंधेरे में अचानक बिजली चमकती है। इसका मुझे बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर देने का अंदाज दिल को लहू लहू करने वाला था। पता नहीं आज रात इस पर क्या बीती थी और अब कहाँ थी। और वो छोटी छोटी गोल आंखों वाला मासूम सूरत बालू जिसे वो मेरा बच्चा कहती थी, वो सुल्ताना के साथ जेल में गया था, लेकिन चार दीवारी में वो सुल्ताना के साथ नहीं था। खबर नहीं वो कहाँ था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि सुल्ताना जैसी निडर लड़की अगर जार्ज के जाल में आई थी तो इसकी वजह मैं था। मुझे अजियत के नाकाबिले बर्दाश्त शिकंजे में देखकर सुल्ताना ने जार्ज के सामने हथियार डाल दिए थे। इसने मुझे अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते हुए देखने से बेहतर समझा था कि वो अपनी शौहर परस्ती को एक नया रुख दे दे और अपना आप मुझ पर लुटा दे। इस मनूस धाती कमरे में बरकी रोकी अजियत रसानी मेरे जहन में आई तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे 3 बार चंद सेकंड के लिए करंट दिया गया था और अब मुझे यूं लग रहा था कि मैं 3 बार जान कई का अजाब सहकर मौत के मुंह से वापस आया हूँ। जहाँ से करंट मेरे जिस्म में दाखिल हुआ था वहाँ से अब तक रगो पट्टे फोड़े की तरह दुखते थे और स्याही माइल दाग नजर आते थे। मैं 4-5 मिनट तक तारीकी में दरख्त से टेक लगाए बैठा रहा। टांगों में कदरे जान आ गई। मैं उठ खड़ा हुआ। बरगद की लटकी हुई जड़ों में से एक जड़ मेरे कंधे पर आई और मेरे सीने की तरफ रेंग गई। यकलख्त मुझे महसूस हुआ कि जड़ वापस मेरे कंधे की तरफ आ रही है। सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे ज़हन ने कहा यह बरगद की जड़ नहीं। एक तेज इस्तरारी हरकत के तहत मैंने अपने जिस्म को झटका दिया और पीछे हटा। कई फुट लंबा सांस मेरे जिस्म से जुदा होकर दब से कच्ची ज़मीन पर गिरा। मैंने उसके फंकार सुनी, तारीकी में उसका हौला देखा। वो फन फुलाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने राइफल सीधी की, उंगली ट्रैगर पर रखी, लेकिन एकदम दिमाग ने काम किया। इंसाफ से ज़्यादा इस राइफल का फायर मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। गोली चलने की आवाज़ मेरे दुश्मनों को मेरी तरफ खींच सकती थी। मैं तेजी से पीछे हटता चला गया। मैं सुन रखा था कि सांप अपने शिकार का पीछा भी करता है। दादी कहा करती थी कि भड़का हुआ सांप कभी कभी घुड़सवार को भी जा लेता है। मैं उल्टे पाँव पीछे हटता रहा और मेरी नज़रें सांप के होले पर मरकूज थी। मैं पीछे नहीं आया। मैंने रुख फेरा और फिर हवा के रुख पर भागना शुरू कर दिया। वो बड़ी अजीब रात थी। मैं कुछ दिन पहले इस तरह एक तारीक जंगल में भागा था और खुद को बार्डियर स्टेट के जंगल से निकालना चाहा था, लेकिन तब और आज की सूरत हाल में बहुत फ़र्क था। आज मेरे हाथों में एक मोहलक हथियार था और सीने में इस हथियार को चलाने की हिम्मत भी थी। आज मैं बिला तरद्दुद किसी को मार सकता था और मर भी सकता था। हाँ, कुछ औकात ऐसे ही काया पलट होते हैं और कुछ फिक्रों की बाज़गश्त और कुछ मनाजर की याद ऐसे ही ज़िंदगियों के रुख बदलती है। इमरान का मुस्कुराता चेहरा एक बार फिर मेरी निगाहों में आया। बेशक उसने कहा था मरना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद पर लेना नहीं चाहता। इसलिए ख़तरात से टकराता हूँ और बदतरीन हालात का पीछा करता हूँ। मैं भागता रहा और चलता रहा और दम लेता रहा, फिर भागता रहा, यहाँ तक कि सफेदा शहर नमूदार होने लगा। रात भर घोंसलों में दुबके रहने वाले परिंदे बेदार हुए और चहचहाने लगे। फिर इनकी आवाज़ें मध्यम थी, फिर बुलंद होती चली गई। अंधेरे में सफेदी गली और फिर गालब होती चली गई। हवा का रुख बदल चुका था। इर्द गिर्द के मनाजर वाज़े होने लगे थे। पत्तों से अटी हुई ज़मीन, झाड़ियाँ और दरख्तों की बुलंद शाखों के पीछे से
تو यही लगता था कि दूर तक किसी आदम का निशान तक नहीं। रोशनी ज़रा ज़्यादा हुई तो मुझे कहीं कहीं कच्ची ज़मीन पर पंजों और खुरों के निशान दिखाई दिए। मैं जंगली ज़िंदगी से कतई नाआशना था। मुझे नहीं मालूम था कि ये किन जानवरों के कदमों के निशानात हो सकते हैं और कहीं के जो फुजला बिखरा दिखाई देता है वो किन जानवरों का है। रात गाहे बगाहे मुझे जानवरों की दूर उफ्तादा आवाज़ें भी सुनाई दी थी, लेकिन इनके बारे में भी कोई नतीजा अख्ज़ करने से कासर रहा था। एक जगह बारिशी पानी का छोटा सा तालाब नजर आया। इसके इर्द गिर्द पंजों के निशानात कसरत से थे। एक तरफ किसी हिरन साइज के जानवर का ढांचा पड़ा था। पानी निथरा हुआ था। प्यास की शिद्दत ज़्यादा थी और धूप निकलने के बाद मज़ीद बढ़ सकती थी। मैंने दिल कड़ा करके थोड़ा सा पानी पिया, मुंह हाथ धोया, अपने कुर्ते के गीले दामन से राइफल पर लगा हुआ कीचड़ साफ किया। ये रूसी साख्त की राइफल थी। खामदार मैगज़ीन काफ़ी लंबा था। मैं मैगज़ीन अलहदा करके गोलियों की तादाद देख सकता था, लेकिन यह तजस्सुस महंगा पड़ सकता था। ऐन मुमकिन था कि मैं मैगज़ीन दोबारा राइफल से अटैच न कर पाता। 10-15 मिनट बाद वहाँ सुस्ताने और अपने चूनों को सलाहने के बाद फिर चल पड़ा। घोड़ा गाड़ी के उल्टने से कोई जख्म तो नहीं लगा था, मगर जिस्म पर कई नील मौजूद थे। अब वक्त गुजरने के साथ इन चोटों का एहसास हो रहा था। ख़ास तौर से बाएं बाजू को हरकत देना दुश्वार लग रहा था। अगले 3-4 घंटे में मुसलसल चलता रहा। कभी कभी भागना भी शुरू कर देता। इस अरसे मुझे सिर्फ एक भैंस नुमा स्याह जानवर की झलक दिखाई दी, या फिर 2 चीतल नील गाँव थे जो तेज से भागते हुए एक तरफ ओझल हो गए। चारों तरफ दरख्तों के लाबतनाही सिलसिलों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। इन दरख्तों में सरकंडों और झाड़ियों के दरमियान कहीं कहीं बारिश पानी के गड्ढे थे या किसी तेज आंधी से उखड़े हुए दरख्तों के तने थे। यूँ लगता था कि इस रोए ज़मीन पर इस घने जंगल के सिवा कुछ है भी नहीं। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपनों के पास वापस जाना है, मुझे हर सूरत इस घेरे को तोड़ना है। मैं दिल ही दिल में दोहरा रहा था और चलता जा रहा था। शाह सुल्ताना ने ठीक ही कहा था। मैं एक फड़फड़ाता हुआ पंछी ही था। ये पंछी अपनी एक मुद्दत से अपना पिंजरा तोड़ना चाह रहा था। किसी की कश्मकश से उसे अपनी तरफ खींच रही थी, किसी की कशिश उसे बुला रही थी, किसी की खूबसूरत आंखें उसे शब रोज बेकल रखती थी। वो पिंजरे की सलाखों से टकराता था, लहू लहू होकर गिर जाता था। जख्म मुकम्मल होते थे तो फिर फड़फड़ाना शुरू कर देता था। एक अरसे से यह सिलसिला जारी था। दोपहर हो गई। धूप अब जिस्म में चुभने लगी थी। मुझे दरख्तों के दरमियान एक आबी गुजरगाह नजर आई। उसका पार 10-12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। किनारे कटे फटे थे और इन पर कसरत से दाब उगी हुई थी। मैं इस आबी गुजरगाह के किनारे घने दरख्तों के साए में बैठ गया। यूँ लगता था कि मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों मील तक कोई इंसान मौजूद नहीं। जंगल साए साए करता था और तेज धूप के सबब नबातात की महक फजा में फैलना शुरू हो गई थी। मैंने सोचा, अगर इस वक्त यहाँ कोई स्याह फाम अबशी नज़र आ जाए तो इस जगह का नगोया तजानिया वगैरह का जंगल तस्वर करने में कोई दुश्वारी ना हो। मैं वहाँ बैठा रहा, दोपहर ढलने का इंतज़ार करता रहा। किसी नकेली शाख के लगने से मेरी कलाई पर गहरा जख्म आया था। करीबन 2 इंच जगह से खाल उतर गई थी। इस ताज़ा जख्म की वजह से कलाई के एक बहुत पुराने जख्म का निशान भी मदूम हो गया था। मेरे दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। पता नहीं क्यों सरबत इस तरह टूट कर याद आ रही थी कि दिल किसी आनी मुट्ठी में आ गया था। मुझे एक वाक़या याद आने लगा। हमारे वालिदैन ने हमारी शादी के वक़्त का बाकायदा ऐलान तो नहीं किया था, ताहम बैनुल सतूर ये बात तय थी कि शादी कब और किस मौसम में होनी है। मुझे पता था कि सरवत ने अपनी फाइल में इंतज़ार के माह साल को दिनों में तब्दील कर रखा है और इन दिनों की तादाद के मुताबिक कागज़ पर लकीरें लगा रखी हैं। वो हर सुबह उठकर इन लकीरों में से एक लकीर काट देती थी। इस रोज़ हम एक पार्क में बैठे थे। मेरी नज़र सरबत की फाइल पर पड़ी। वहाँ लकीरें नज़र आईं तो मेरा तजस्सुस जाग गया। मैं फाइल देखने के लिए फाइल पर झपटा तो सरबत ने फाइल एकदम अपने पीछे छुपा ली। मैंने उसे फाइल लेना चाही
اس دوران میں سرورت کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم نیب کی طرف سے میری بازو میں چھپ گیا۔ کلائی اور کہنی کے درمیان سے خون نکل آیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے قلم اور فائل دونوں پھینک دیے اور میرا بازو دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ زخم کا تازہ نشان انگریزی کے حرف ایس سے ملتا جلتا تھا۔ میں یہ زخم دکھا کر اسے اکثر ستایا کرتا تھا۔ کہتا تھا، دیکھو کتنی بے رحم ہو تم، لوگ درختوں کے تنے کو چھیدتے ہیں، تم نے اپنے نام کے لیے میرے بازو کو چھیدا ہے۔ وہ شرمندہ ہو جاتی اور پھر کئی دفعہ تلافی کے لیے میرے بازو کے نشان کو چوم لیتی تھی۔ ایک دن جب اس نے ایسا کیا تو میں نے شرارت سے کہا، اچھا ہوتا اگر اس دن تمہارا قلم کلائی کی بجائے میرے ہونٹوں پر لگا ہوتا۔ اس نے فولڈر بیگ میرے سر پر دے مارا۔ وہ ذرا سے چوک کر میری ناک پر لگا۔ ٹھہر جا تیری، تو میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ٹھلاتی اور بل کھاتی ہوئی بھاگی اور اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ کر سیدھی چھت پر چلی گئی، جہاں خالہ صفی اور پھپھو سکینہ وغیرہ بیٹھی تھی۔ وہ دن ایسی ہی خوبصورت یادوں اور شرارتوں سے عبارت تھے۔ آج کلائی کے اس تازہ زخم کے ساتھ اس پرانے زخم کا نشان ختم ہو گیا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری کوئی نہایت